तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रिस्पायरेशन। ठीक है, आज हम रिस्पायरेशन की ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा इस रिएक्शन के हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे और स्पेशली हम रिस्पायरेशन की वो किस्म जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत हो यानी एरोबिक रिस्पायरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, रिस्पायरेशन हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन आप जानते हैं, रिडक्शन भी आप जानते हैं, केमिस्ट्री में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। इसको शॉर्टकट रीडॉक्स, वो रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन हो रहा हो और ऑक्सीडेशन हो रहा हो उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, in which food molecules are broken down and energy is released, जिसमें फूड मॉलिक्यूल, यहां पे फूड मॉलिक्यूल का इशारा इस मॉलिक्यूल की तरफ है। ठीक है, ग्लूकोज की तरफ, इसकी ब्रेकडाउन होती है। ब्रेकडाउन होने के बाद एनर्जी, यहां पे मैंने क्या लिखा है, एनर्जी। ठीक है, आपको नजर आ रहा है? अच्छा, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। साथ साथ में यहाँ पे अगर आप लिख सकते हैं, इस रिएक्शन को भी आप लिख सकते हैं डिफिनीशन में। आप डिफिनीशन में ये लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब ऑक्सीजन मिलता है तो यानी ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये भी एक रिस्पायरेशन का डिफिनीशन हो सकता है। इसके साथ अगर आप और भी इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखना चाहते हैं तो आप इन दोनों को लिखे कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल जाते हैं साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में, और यानी रिएक्शन इधर होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अच्छा, जैसे डिफिनीशन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो चुका है, तो यहाँ पर जो बात हो रही वो सेलुलर रिस्पायरेशन की बात हो रही है, यानी वो रिस्पायरेशन जो सेल के अंदर या सेल में होता है उसको कहते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, हमारे पास रिस्पायरेशन दो किस्म के, यानी टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। वन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन, द अदर इज कॉल्ड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक एयर से निकला है, यानी ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये वो रिस्पायरेशन है जो ऑक्सीजन के मौजूदगी में होता है। ठीक है, और बायोलॉजी में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि कोई नाउन या कोई मसलन कोई लफ्ज आ जाए और उसका अगर उलट लिखना है तो आपने इसके उलट में ए इससे पहले लिखे, यानी किसी लफ्ज से पहले ए लिखे तो ये इसका उलट हो जाएगा बायो में। ठीक है, मसलन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बायोटिक कंपोनेंट 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, उसके आगे एबायोटिक कंपोनेंट्स वगैरह वगैरह बहुत से एग्जाम्पल बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए एरोबिक रिस्पायरेशन, एन एरोबिक, तो एन एरोबिक, तो ये वावल आता है ना, तो वावल में ये एन आता है, वावल से पहले जब भी आप ए लगाते हैं तो इसकी जगह पे आपने एन लगाना होता है ना, याद है ना, तो क्या फिर इंग्लिश वाले खफ हो जाते हैं, तो इस वजह से हम ये लगाते हैं, इन एरोबिक एन लगाते हैं। ठीक है, ये कौन सा रिस्पायरेशन है, विदाउट ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत ना हो। ठीक है, ये ऑक्सीजन के बगैर होता है। अब ये टू टाइप्स रिस्पायरेशन में एक कॉमन चीज है, वो है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, यानी मसलन रिस्पायरेशन हो रहा हो, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रहा हो, तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को ग्लाइकोग्लूकोज को कहते हैं, लाइसिस कहते हैं ब्रेकडाउन को। ठीक है, लाइसिस ब्रेकडाउन को कहते हैं, यानी ग्लूकोज की जब ब्रेकडाउन होती है। तो याद रखिए इन एरोबिक रिस्पायरेशन में और एरोबिक रिस्पायरेशन दोनों में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, ग्लाइकोलाइसिस का अमल होता है। ठीक है, इसके बाद अगर जो मॉलिक्यूल यहाँ पे बनता है, यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की वजह से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट अगर लिंक रिएक्शन के थ्रू एसिटाइल यानी किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, किसी और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ, तो आसान लफ्ज में ऑक्सीजन तो बात की बात है, तो वो स्टार्ट करेगा एक और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और अगर इसको ऑक्सीजन ना मिला, फॉर एग्जांपल विदाउट ऑक्सीजन,
तो फिर या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, या इसके अलावा दूसरा प्रोसेस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये अलग लेक्चर में हो जाएगा ये दो, ठीक है। हमारा जो फोकस है इस पे है, एरोबिक रिस्पायरेशन, यानी ग्लाइकोलाइसिस के बाद लिंक रिएक्शन होगा, ठीक है, इसके बाद क्रिब्स साइकिल और आखिर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। थोड़ी इस तरफ आते हैं, रिव्यू लेते हैं। देखिए ये हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला है, ठीक है, ग्लूकोज की लाइसिस होगी यानी ग्लाइकोलाइसिस, पहला स्टेप क्या होगा, ग्लूकोज की लाइसिस। तो ग्लूकोज की लाइसिस में हमारे पास बुक में है, इसकी दो फेजेस है। पहला फेज प्रिपरेटिव फेज होगा, यानी ग्लूकोज का जो ग्लूकोज में कितने कार्बन है, ये देखिए कार्बन यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, बाकी नहीं, 1 2 3 4 5 6, ग्लूकोज में 6 कार्बन, ठीक है। और ये प्रिपरेटिव फेज से होता हुआ फिर प्रिपरेटिव फेज से होता हुआ ऑक्सीडेटिव फेज में चला जाएगा, और ऑक्सीडेटिव फेज में चले जाने के बाद ये ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। इसी तरह पायरुविक एसिड के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, तो 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन के बन गए, ठीक है, समझ आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो पायरुविक एसिड है ये को एंजाइम्स के साथ मिलके एसिटाइल ग्रुप 20 के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन करेगा। लिंक रिएक्शन यानी इस पायरुविक एसिड को हमने लेके जाना है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये पायरुविक एसिड डायरेक्ट यानी 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा सकता, यहाँ पे कुछ फोर्स होते हैं, इस फोर्स के थ्रू ये आगे नहीं जा सकता माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिटाइल को ए में। एसिटाइल को ए हमारे पास 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है, हम कार्बन की वजाहत करेंगे और कि नहीं। अच्छा, यहां से एक कार्बन रिलीज हो जाएगा, वो डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है, किस तरह टोटल वजाहत उसमें करेंगे। इसमें से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज भी आते हैं वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, दोबारा आते हैं उसकी तरफ, ठीक है। अच्छा, एसिटाइल को ए यहां से होता हुआ चला जाएगा किस, कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एनर्जी जनरेटिंग ऑर्गेनील है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर, एनर्जी जनरेटिंग ऑर्गेनील है। इसके अलावा इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसको देखें, स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। ये अगर आप रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं, ये लाइन, ये मेम्ब्रेन है, और ये मेम्ब्रेन इसका आउटर मेम्ब्रेन है। कौन सा मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, क्लियर। फिर इसके इन साइड पे आ जाइए, अगर आपको नजर आ रहा है ये ब्लू कलर का, ये इसका यानी माइटोकॉन्ड्रिया का ये इनर मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा प्लाज्मा पाए जाते हैं। प्लाज्मा के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स कंपाउंड वगैरह, डीएनए, राइबोसोम, तमाम इस प्लाज्मा के अंदर, जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, सिंपली इसको मैट्रिक्स भी कहते हैं। फिर अगर आप देखें यहाँ पर और इसके दरमियान में जो खाली जगह है ये स्पेस है, तो दो मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस को क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन, इंटर बिटवीन कहते हैं ये दो मेम्ब्रेन। तो इस मेम्ब्रेन के दरमियान खाली जगह को क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये तो माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से और भी तफसील है, उसकी तरफ नहीं जाते। हमारा मकसद है कि एसिटाइल को ए को अब इसकी तरफ मैट्रिक्स में लेके आने। अच्छा, एसिटाइल को ए को यहां इस मैट्रिक्स में लेके आएंगे, ये इस मैट्रिक्स को, और स्टार्ट लेंगे कौन सा साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, दो तीन नाम है इसके। क्रेब बहुत मशहूर है, साइंटिस्ट के बेस पर इसको ये नाम दिया गया है। ये जो साइकिल है, ये जो रिएक्शन था, ये क्रेब ने और इसके कुछ साथी थे उन्होंने दरियाफ्त किया था, ठीक है। अब क्या होगा, क्रेब साइकिल के थ्रू यह एसिटाइल को ए का जो एंजाइम है यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सिलोएसिटेट,
फिर यहाँ पे इस पे कन्वर्ट हो जाएगा सिट्रेट में, यहाँ से एंट्री मारेगा कौन, एसिटाइल को ए, एसिटाइल को ए यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट करेगा थ्रू सीरीज ऑफ रिएक्शन, इसमें रिएक्शन होंगी, इससे यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट करें। इस रिएक्शन में हमारे पास ये एसिटाइल को ए अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर इजाफी नाइट्रोजन अमाइड एडेनिन और जो नॉन न्यूक्लियोटाइड है उसको देगा। वो फिर साइकिल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह इसके, फिर वो मैं आपको पूरा तफसील बताऊंगा कि किस तरीके से रिएक्शन होता है, क्रेब्स साइकिल अलग लेक्चर होगा, क्लियर है। फिर जब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल यहाँ पर इस एसिटाइल को ए से बनते हैं, फिर ये यहाँ से होता हुआ चले जाएंगे इनर मेम्ब्रेन की तरफ। इनर मेम्ब्रेन में जो आपको ये फोल्ड नजर आ रहे हैं, ये फोल्ड, ठीक है, इस फोल्डिंग को यानी एक एक फोल्ड को, ये एक फोल्ड हो गया, दूसरा फोल्ड, ये फोल्ड, इस फोल्ड को नाम देते हैं क्रेस्टा। क्रेस्टा एक को कहते हैं, ठीक है, सिंगल को, सिंगुलर को क्रेस्टा कहते हैं और ज्यादा को क्या कहते हैं, क्रेस्टाई, क्लियर है। तो ये एक क्रेस्टाई, दूसरा एक क्रेस्टा, दूसरा, तीसरा और तमाम को क्या कहेंगे, क्रेस्टाई, क्लियर है। अच्छा, इस क्रेस्टाई को थोड़ा जूम आउट स्ट्रक्चर करते हैं, तो इसका जूम स्ट्रक्चर ये है, यानी इस जगह को हमने यहाँ पे थोड़ा जूम किया। तो जब इसको देखते हैं, जरा गौर करें, इसके अंदर यानी इसका जो मेम्ब्रेन है वो डिस्कस नहीं करते, तो शॉर्टकट आप याद करें, जो सेल मेम्ब्रेन है हमारे सेल का बिल्कुल उसी तरह है, इसके अंदर फास्फोलिपिड्स के बाइलेयर वगैरह वगैरह, और इसके अंदर जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, कम्प्लेक्सेस है, मुख्तलिफ किस्म के कम्प्लेक्सेस, किताब में बहुत से नाम है, वो हम फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो प्रोसेस करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आप इसमें से सिर्फ ये याद करें कि इसके अंदर हमारे पास प्रोटीन और प्लास्टोकोनिन एंजाइम को एंजाइम से बने हुए स्ट्रक्चर हो, ये मैंने इसमें लिखा है 1 2 3 4, यहाँ पे प्लास्टोकोनिन वगैरह, यहाँ पे अगर आप देखें एटीपी सिंथेज, यानी वो मॉलिक्यूल जो एसिटाइल को ए जो कन्वर्ट हुआ था यहाँ पे और मॉलिक्यूल्स में, जिसको NADH या FADH भी कहते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ से होता हुआ यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट करेगा और यहाँ पर इस 1 कम्प्लेक्स 2 3 4 इसमें अपने इलेक्ट्रॉन देगा। फॉर एग्जांपल इस 1 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इसमें कम्प्लेक्स में 2 में, यहाँ से 3 में, 4 में, और यहाँ पे होता हुआ यहाँ पे ATP सिंथेज के पास जाएगा आखिरी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से होता हुआ यहाँ पे ATP बनेगी, यहाँ पे ओरिजिनल ATP, कहाँ पर ATP जो एनर्जी है, यहाँ पे हम ऑलरेडी ATP इज ओरिजिनल जो ATP, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर 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 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, एक चेन के थ्रू जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होता हुआ आखिर में एनर्जी, क्लियर है। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है। इसके अलावा अगर आप इसको देखें दोबारा, प्रिपरेटिव फेज, ऑक्सीडेटिव फेज, फिर यहाँ से लिंक रिएक्शन, एसिटाइल को ए, क्रेब्स साइकिल होता हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह वगैरह में, तो यहाँ पे रिएक्शन बना है, ये रिएक्शन कि ये ग्लूकोज और क्या नाम है ऑक्सीजन मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, एक क्वेश्चन बनता है, और वाटर कहाँ पे बनते हैं, है ना, ये एक क्वेश्चन बनता है। तो मैं आपको बताता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास 2 जगह पे प्रोड्यूस होते हैं, एक प्रोड्यूस होता है हमारे पास लिंक रिएक्शन में, क्लियर है, यानी यहाँ पर, क्लियर। इसके अलावा दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से प्रोसेस के थ्रू, क्रेब्स साइकिल के थ्रू। तो ये क्लियर हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास आता है वो लिंक रिएक्शन में और क्रेब्स साइकिल के थ्रू, जब पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है, आपने सिर्फ MCQs के लिए याद करें फिर। और जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये हमारे पास प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और एनर्जी आखिरी हमारे पास बनती है वो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यहाँ पर बनती है, ठीक है। ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन होती है वो ग्लाइकोलाइसिस का जो अमल है वो सबसे पहले कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, यानी प्रिपरेटिव फेज और ऑक्सीडेटिव फेज साइटोप्लाज्म में होता है, यानी ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट एसिड में, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म। फिर साइटोप्लाज्म में पायरुवेट एसिड लिंक रिएक्शन के थ्रू आके एसिटाइल को ए बना के क्रेब्स साइकिल में आएगा, और यह माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा और क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करेगा, क्लियर है।
फिर यहां से होता हुआ कहां पे जाएगा, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे क्रिस्टल पे जाएगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। अच्छा, हमारे पास कुछ और भी है इसमें जो रिएक्शन होता है NAD NADH में, वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो प्रेपरेटरी फेज में क्या होता है, थोड़ा सा रिमाइंड देता हूं, वो खुलासा बताता हूं, ठीक है, समरी। प्रिपरेटरी फेज में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो यहाँ पे दो एटीपी रिएक्शन स्टार्ट करेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ADP में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में, और कितने, 2 ADP। रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, थ्रू सीरीज ऑफ रिएक्शन जाएगा, तकरीबन 4 से 5 स्टेप है, 5 स्टेप गुजर के फिर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, यानी ऐसा ही 2 मॉलिक्यूल बनेगा, एक ये, फिर यहाँ पर ये दूसरा, यानी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ये एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, क्लियर है। फिर स्टार्ट हो जाएगा ऑक्सीडेटिव फेज, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फेज में हमारे पास आएगा क्या, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD, ठीक है। NAD रिड्यूस हो जाएगा किस चीज में, NADH में, क्लियर। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, NADH, ये NADH हमारे पास बनता है, क्लियर है। 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 NAD आएगा, और कितने, 2 NADH ही बनाएगा, क्लियर है। आखिर में जब यहाँ पे ये 3 कार्बन वाले जो मॉलिक्यूल है, इसके नाम पर याद करेंगे अपने, तो ये यहां से पायरुविक एसिड में जब कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर फिर से ADP आता है, क्या आता है, ADP, और ADP 2 ADP 2 ATP में कन्वर्ट, एक रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट होता है, क्लियर है। यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर 2, यानी इसका यह मतलब है कि एक 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जब यहाँ पे पायरुविक एसिड बनाता है तो 2 ADP को 2 ATP में कन्वर्ट करता है, तो 2 मॉलिक्यूल है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाते हैं कितने, 4, तो 4 ADP 4 ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये 2 ATP यहाँ पे इस्तेमाल होता है, यहाँ पे यूज होता है, तो हमारे पास नेट ATP कितने बनते हैं, 2, तो 2 ATP हमारे पास कितने बने, नेट, यानी हमारे पास प्रोडक्ट बना। और खुलासा के तौर पर अगर आप देखें, जब ग्लूकोज की लाइसिस होती है और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो 2 NADH के मॉलिक्यूल और 2 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं, क्लियर। अच्छा, फिर देखिए पायरुविक एसिड बना है, तो पायरुविक एसिड जब लिंक रिएक्शन के थ्रू जाते हैं तो यहां पर भी अच्छा, कितने पायरुविक एसिड, 2, इसको पायरुवेट भी कहते हैं, वो अलग किस्सा है, पायरुविक एसिड और पायरुवेट, बस चले आप याद करें पायरुविक एसिड, क्लियर है। और पायरुवेट याद करना चाहते हैं तो पायरुवेट भी याद कर सकते। अच्छा, लिंक रिएक्शन, तो लिंक रिएक्शन के थ्रू फिर वजाहत करते हैं, तो यहाँ पर को एंजाइम आता है, एसिटाइल आता है, क्या एसिटाइल ऐड हो जाता है, यहाँ पे लिखा है, को ए भी इधर ऐड हो जाता है, क्लियर है। 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, जब एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड भी खारिज करते हैं, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, क्लियर है। और एक और बात भी है कि यहाँ से H के मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिलीज होते हैं, तो यहाँ पर NAD आके इस रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज में, NADH में। तो फिर से 2 मॉलिक्यूल है तो 2 NAD और कितने में कन्वर्ट हुए, 2 NADH में, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 प्रोडक्ट NADH के ये आ गए, क्लियर है, 2 इधर आए। फिर इसके बाद एसिटाइल को ए क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस में जाएगा, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, ऑलरेडी आप जानते भी हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रहा है क्रेब्स साइकिल में, तो यहाँ पर भी हमारे पास बनना क्या चाहिए, NADH बनना चाहिए, क्लियर, क्योंकि NADH से ही हमने ATP निकालनी, ठीक है।
अगर आप देखें तो यहाँ पे रिएक्शन जो होता है, तो इस रिएक्शन में यहाँ पर भी NAD क्लियर, NAD कन्वर्ट होता है किस चीज में, NADH में। इस रिएक्शन में भी NAD कन्वर्ट होता है किस चीज में, NADH में। ये यहाँ से H के मॉलिक्यूल ले रहे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में भी हमारे पास क्या बनता है, ADP से वो गवानासिन डाइफॉस्फेट को डायरेक्ट में ATP लिखता हूँ, क्लियर है। यहाँ पर ATP बनती है। इसके अलावा यहाँ इस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर भी हमारे पास फ्लेविन ऐड हो जाता है, तो FAD और क्या FADH में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लियर है। दो मॉलिक्यूल है। अच्छा एक और यहाँ पर जब ये यहाँ पे मॉलिक्यूल स्टार्ट हो, यहाँ पर भी NAD वो कन्वर्ट हो जाए किस चीज में, NADH में। दो एसिटाइल है, कितने एसिटाइल है, दो, क्लियर। तो दो पायरुवेट एसिड, दो एसिटाइल को है, दो एसिटाइल को दो दफा क्रिप्साइकिल करेगा। तो दो दफा जब क्रिप्साइकिल करते हैं तो दो NAD, दो NADH, दो NAD, फिर यहाँ पर दो NADH, दो ATP, फिर यहाँ पर भी दो FADH और यहाँ पर भी दो NADH, दो NAD यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। तो ट्रिप्साइकिल में हमारे पास NADH टोटल, NADH की जो प्रोडक्शन है NADH और कितने FADH, दो प्रोसेस के थ्रू जब जाते हैं और सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन, यानी सबस्ट्रेट से जब ATP बनते हैं तो उसको हम सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन भी कहते हैं, यानी सबस्ट्रेट से ATP बनने के अमल को ये कहते हैं। अच्छा गिनते हैं, दो NADH ये है, दो ये और दो, टोटल कितने बने, 6 NADH। कहां पे हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्रिप्साइकिल में, क्लियर है। अच्छा कितने FADH बने, 6 FADH, 6 नहीं, दो, टोटल दो, सॉरी कितने बने, दो FADH और दो ATP बने। तो ये हमारे पास क्रिप्साइकिल में बनते हैं। फिर ये जितने NADH है, जितने FADH है और ATP तो यहाँ पे ही हुए, जितने NADH और FADH है ये यहाँ से होता हुआ क्रिस्टल में जाए, क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट करेगा। और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट करते हैं तो NADH यहाँ पे H रिलीज करता है, ऐसा मैं कुछ बताता हूँ। यानी यहाँ पे NAD है, NADH है, NADH अपना H रिलीज करके वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, NAD में। ये ऑलरेडी जानते भी हैं कि हम ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से NAD यहाँ पे आकर दोबारा क्रिप्साइकिल का हिस्सा हो वापस NADH में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लियर। तो ये NADH यहाँ पे NAD में कन्वर्ट, अपना H यहाँ पे रिलीज करते हैं, तो यहाँ पे H की एक्युमुलेशन ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा H हो जाते हैं, ठीक है। फिर H के मॉलिक्यूल यहाँ पे फिर FADH आता है, तो यहाँ पे ये अपने जो HK और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स 2 में रिलीज करते हैं, क्लियर है। फिर यहाँ पे H के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा हो जाते हैं और यहाँ से होता हुआ बहुत ज्यादा H के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पड़ेंगे भी, और यहाँ पे ADP कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज में, ADP में। यहाँ पे इसके पास P होता है, तो H के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो रिलीज होते हैं तो वो एकदम यहाँ पे नीचे गिरते हैं और वो बनाते हैं ATP, क्लियर है। फिर हमारा अगला टॉपिक ये होगा कि ये यहाँ पर एक ग्लूकोज की जब ब्रेकडाउन होती है तो कितने ATP प्रोड्यूस होती है, वो 36, और ये कौन कौन सी जगह पे प्रोड्यूस होती है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। यानी ये जो 36 ATP है ये किस तरह बनते हैं इसकी थोड़ी सी वजाहत करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस हो भी चुका है, क्लियर करते हैं। ये रूल्स याद करें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब NADH के मॉलिक्यूल और FADH के जो मॉलिक्यूल है ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, तो कितने ATP बनाते हैं, इसके लिए रूल्स याद रखिए। एक NADH का जो मॉलिक्यूल जो क्रिप्साइकिल से आया है वो बनाते हैं 3 ATP, क्लियर। इसी तरह एक FADH का जो मॉलिक्यूल है वो बनाते हैं कितने, 2 ATP, क्लियर।
ये याद करें। FADH के मॉलिक्यूल कितने बनाते हैं? 2, और वो NADH के कितने? 3। ठीक है, इसको NADPH वगैरह तो वो अलग किस्सा है, कैसे बनाते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम गिनते हैं NADH के टोटल मॉलिक्यूल हमारे पास इस प्रोसेस में कहाँ कहाँ पे कितने आए हैं। देखें इस क्रेब्स साइकिल को थोड़ा अलग, ये दो NADH इसको मैं बाद में बताता हूँ, इसको ध्यान में याद करें, पहले इसकी डिस्कशन करते हैं। देखें लिंक रिएक्शन में हमारे पास कितने NADH आए थे? 2 ये बन गए। क्रेब्स साइकिल में हमारे पास कितने आ गए? 6। क्लियर? तो 2 + 6 कितने बने? बन गए 8। हमारे पास टोटल कितने NADH हो गए? 8 NADH। क्लियर? फिर आते हैं दोबारा, हमारे पास FADH के मॉलिक्यूल लिंक रिएक्शन के बाद कहां पे है? ये है क्रेब्स साइकिल में 2 FADH के मॉलिक्यूल बने हैं, 2 ये बने। क्लियर? और डायरेक्ट एनर्जी, डायरेक्ट जो हमारे पास ATP बनी थी वो 2 यहां पे है, तो 2 ATP में यहां पर भी लिखता हूं। ये जो डायरेक्ट बने हैं तो इसके साथ मैं D लिखता हूं। डायरेक्ट कहां पे? क्रेब्स साइकिल में। D के डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में जो बने थे। चलिए मैं इसको शॉर्टकट क्रेब लिखता हूं ताकि आप भूल नहीं, यानी क्रेब्स साइकिल में हमारे पास 2 क्या बने थे? ATP बने। अब इसको गिनते हैं, यानी 8 NADH, एक NADH कितने बनाते हैं? 3 ATP। तो 3 को 8 से ज़रब दे दे, 8 से मल्टीप्लाई करे तो ये बनता है 24 ATP। 3 8 24, 3 8 24, है ना? और 2 ATP FADH, यानी एक FADH 2 ATP बनाते हैं, तो 2 कितने बनाएंगे? 4। क्लियर? और 2 ATP डायरेक्ट यहां पे आ गए। क्लियर? ये लिंक रिएक्शन के बाद हमने बात की है। क्लियर है? अच्छा इसको गिनते हैं, इसको प्लस करें तो ये बनते हैं 0, ये बना 1 यहाँ पे, तो ये बना 30 ATP हमारे पास लिंक रिएक्शन के बाद बने। क्लियर है? 30 ATP तो बन गए। थोड़ा सा अगर आप पीछे जाए, मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज को छोड़ लें, अब वापस ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन होती है ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास कितने ATP आए थे? नेट ATP 2, तो यहाँ पे थे, तो 2 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसके साथ 2 को प्लस कर। क्लियर है? अब मैंने आपको ये भी बताया था कि 2 NADH को छोड़ ले, बाद में डिस्कस करते हैं 2 NADH। अच्छा याद रखिए आपकी किताब में लिखा है कि दो NADH सीरीज ऑफ रिएक्शन जाते हैं तो वो अपना एक H रिलीज करके, यानी ये जो क्रेब्स साइकिल के ग्लाइकोलाइसिस के अमल में, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस का जो NADH जब यहाँ पे आते हैं, यहाँ से होता हुआ क्या नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होते हैं, तो यहाँ पे ये जो NADH है ये 2 ATP बनाते हैं, बिल्कुल FADH की तरह। तो यहां पर हमारे पास 2 NADH है, और अगर एक NADH 2 ATP बनाते हैं तो 2 NADH कितने ATP बनाएंगे? 4। तो अब इसके साथ इसको प्लस करें तो ये बने कितने? 32 36। तो एनर्जी कितने बनी? 36 क्या बने हमारे पास? ATP। क्लियर? अच्छा याद रखें यहां पर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में MCQs बनते हैं, यानी ये MCQs बनता है कि क्रेब्स साइकिल के एक साइकिल में, यानी 2 सर्कल नहीं, या कभी कभार पूछते कि पूरे सर्कल में, यानी पूरा जब क्रेब्स साइकिल हो जाता है तो इसमें कितने NADH के मॉलिक्यूल बनते हैं? तो आपको याद होने चाहिए कितने बने? 6। कितने FADH बनते हैं? 2। क्रेब्स साइकिल में कितने ATP बनते हैं? 2। अगर एक साइकिल होता है तो एक साइकिल में, यानी 2 साइकिल होता है ना क्रेब्स साइकिल में, तो एक साइकिल में 3 NADH बने, 2 साइकिल में 6। एक FADH बनता है एक साइकिल में, 2 साइकिल में कितने बने? 2। इसी तरह एक साइकिल में एक ATP, तो 2 साइकिल में पूरे साइकिल्स जो होते हैं, 2 साइकिल होते हैं तो इसमें 2 ATP बनते हैं। एक MCQ यहाँ पे बनता है। क्लियर? एक MCQ यहाँ पे बनता है कि लिंक रिएक्शन में कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। क्लियर है? ये भी बनते हैं कि कितने NADH के मॉलिक्यूल बनते हैं। बहुत से स्टूडेंट इस बात पे भी कंफ्यूज होते हैं, सवाल पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस में टोटल ATP की प्रोडक्शन कितनी होती है? नेट ATP की बात नहीं कर रहे, टोटल ATP, तो टोटल कितने बने हैं? 4 ATP, तो ये भी MCQs है। नेट ATP कितने बनते हैं? 2। अच्छा ये भी बनता है कि ग्लूकोज की जो लाइसिस जब स्टार्ट होती है, यानी प्रिपरेटिव फेज जब स्टार्ट होता है, तो इसमें कितने ATP मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं?
2। क्लियर? तब ये भी पूछा जाता है कि पायरुवेक एसिड कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है। क्लियर है? अच्छा, ये आसान सा एमसीक्यूज बार-बार जब आता है तो पूछे जाते हैं कि क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे होता है? तो ये तो बहुत आसान है, मैट्रिक्स में होता है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे होते हैं? इनर मेम्ब्रेन की क्रिस्टल में होता है। सही? समझ आ रही? और ये काउंटिंग को भूलना नहीं है। अब इस काउंटिंग में कभी कुछ भी पूछ सकते हैं, ये इसको याद करें। ये NADH के मॉलिक्यूल कहाँ-कहाँ से, यहाँ पे मैंने आपको वजाहत भी की है। क्लियर है? और FADH के मॉलिक्यूल, और ये मैंने आपको टोटल ATP की काउंटिंग का भी बताया 36। अच्छा, आपके बुक में एक और क्वेश्चन भी है, उसकी भी वजाहत करेंगे कि वो 129 ATP जो बनते हैं फैटी एसिड से, वो किस तरह वो अगला हमारा टॉपिक होगा। ठीक है?